गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे शिक्षक भाई बहनों और हृदय प्रिय विद्यार्थियों। मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार, जनपद हाथरस से राष्ट्रीय आईएम छात्रवृत्ति योग्यता परीक्षा के अंतर्गत विज्ञान विषय में डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे आज हम। और उसमें जो भी छोटे छोटे एमसीक्यू बन सकते हैं उसको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं पाचन किसे कहते हैं। अभी लिखेंगे नहीं, कोई बच्चे समझ लेंगे, ठीक है। पाचन का अर्थ होता है बच्चों कठिन से सरल की ओर, या कहें जटिल से सरल की ओर। यानी हम जब भोजन करते हैं तो वो भोजन होता है ठोस। कैसा होता है? रोटी सब्जी जो कुछ होती है उसको हम दांतों से कुतर कुतर के बारीक करते हैं और पेट के द्वारा जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं पेट में, उसमें वो भोजन पच जाता है, ठीक है। तो पाचन एक फिजियोकेमिकल रिएक्शन है। फिजियोकेमिकल, इसको समझते हैं क्या है फिजियोकेमिकल। फिजियो का मतलब भोजन पहले दांतों से चबाया जाता है, दांतों से चबाने के बाद उसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं। मुख गुहा में होता है पहला पाचन, मुख गुहा में होता है, बक्कल कैविटी यानी मुंह में, उसके बाद आहार नाल में, फिर आमाशय में, फिर ग्रास नली में। यहाँ से देखेंगे सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है मुख गुहा यानी माउथ। इसको बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं? या बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मुख गुहा का मतलब एक ही है, ठीक है। मुख गुहा में पाचन जो होता है, भोजन दांतों के द्वारा चबाया जाता है और चबाने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो होता है मुख गुहा के बाद, ये होता है ग्रास नली। क्या होता है? ग्रास नली। इसको ऊसोफेगस बोलते हैं, ऊसोफेगस, ठीक। इसके बाद आता है आमाशय। ये है आमाशय, ये लीवर है, ये है पित्ताशय और ये है अग्नाशय। ये वाला हिस्सा जो 7 नंबर पे ये है आमाशय, ठीक है, 7 नंबर वाला। ये बड़ी आंत, बड़ी आंत को बच्चों बृहद आंत्र भी बोलते हैं, ठीक है। और छोटी आंत 10 नंबर पे छोटी आंत है, इसको बोलते हैं छोटी आंत या क्षुद्रांत। क्षुद्रांत, क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन क्षुद्रांत और लार्ज इंटेस्टाइन बृहद आंत्र, ठीक है। और सबसे लास्ट में आता है ये रेक्टम या मलाशय, ठीक है। तो कितने पार्ट हो गए? नंबर 1 मुख गुहा, नंबर 2 आमाशय, नंबर 3 बड़ी आंत, नंबर 4 छोटी आंत और नंबर 5 आहार नाल, मुख गुहा, ग्रास नली। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 भाग हैं। कितने भाग हैं? 6। इन 6 भागों को ही पाचन तंत्र बोलते हैं। और आहार नली जो होती है, आहार नाल, देखो यहाँ से शुरू होती है आहार नाल आपकी, और ये पूरी की पूरी आहार नाल ही है। यहाँ पे आके चौड़ी हो गई तो इसको आमाशय का रूप दे दिया, फिर ये छोटी आंत में कन्वर्ट हो गई, फिर छोटी आंत से लेके बड़ी आंत में कन्वर्ट हो गई और यहाँ आके मलाशय में होगी। तो इसकी पूरी लंबाई जो होती है आहार नाल की, इसको बोलते हैं आहार नाल। आहार नाल का मतलब है ऐसी नली जिसमें भोजन रहता है। क्या रहता है? भोजन रहता है। आहार नाल भोजन यात्रा करता है बच्चों। जो हम अभी खाना खाया है, हमने, मैंने भी खाया, आप लोगों ने भी खाया, ये भोजन हमारे स्टमक में होगा। कहाँ होगा? यहाँ पेट में। कहाँ पे? पेट में। सबसे अधिक समय तक भोजन पेट में ही रहता है, 4 घंटे। कितना? 4 घंटे में उसका पाचन हो पाता है पेट में। तो हम ये 6 भाग समझ लिए। पहला मुख गुहा, बोलो। ग्रास नली, बड़ी आंत, छोटी आंत, मलाशय। और मुख गुहा से लेके मलाशय तक की जो लंबाई होती है वो कहलाती है आहार नाल। क्या कहलाती है? यानी एलिमेंट्री कैनाल यानी भोजन नलिका, ठीक है।
इसके बराबर में ही एक पतली सी नली और होती है जिसको बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली। जब हम श्वसन पढ़ेंगे तब इसका जिक्र करेंगे, ठीक है। तो ये तो भाग हो गए, ठीक है। तो पाचन दो चीज़ों में बटा है बच्चों। पहले तो 6 भाग हो गए पाचन के, दूसरे में होता है पाचक ग्रंथि। क्या होता है? पाचक ग्रंथि। इसको ऐसे समझिए कि मुंह से शुरू होने वाला पाचन जो है, जब पूरी तरह भोजन नहीं पच पाता तो उसको अतिरिक्त एक्स्ट्रा पचाने के लिए हमारे शरीर में कुछ विशेष पाचक ग्रंथियां दी गई हैं, जिनमें 6 नंबर पर है यकृत, और ये है अग्नाशय, और ये है पित्ताशय, ठीक है। ये 3 जो नलिकाएं हैं, एक यहाँ पर बड़ी आंत के पास देखो एक चीज़ और पाई जाती है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ये दिया नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये 3 ग्रंथियां जब भोजन पेट से छोटी आंत में आता है तब उसको और ज़्यादा पचाने की आवश्यकता होती है। तो ये अलग अलग पाचक रस छोड़ती हैं। पाचक रस यानी भोजन को गलाने वाले जूसेस, अलग अलग जूसेस, ठीक है। हमारे मनुष्य के शरीर में या मनुष्य के शरीर के लिए पोषक तत्वों की मात्रा कितनी होती है? कितने होते हैं पोषक तत्व टोटल? पोषक तत्व में 3 पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो पेट के द्वारा पचाए जाते हैं, बाकी के डायरेक्ट ले लिए जाते हैं और पेट उन्हें डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो पचाए जाने वाले हैं वो कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन। इन 3 पोषक तत्वों का पाचन ही पेट के द्वारा किया जाता है, बाकी की डायरेक्ट ले जाते हैं। विटामिन का भी पाचन हो जाता है, मिनरल्स का भी पाचन होता है, खनिज लवणों का भी, जल का भी पाचन हो जाता है, और फाइबर्स होते हैं उनका भी पाचन हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन्स को पचाया कैसे जाए, इस बारे में समझाया जाएगा इसमें, ठीक है। नीचे से आओ। पाचन ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं? चलो पहले लिखते जाओ तुम साथ साथ। देखो पाचन किसे कहते हैं? लिखिए, पाचन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। यह मुख गुहा से लेकर यह मुख गुहा से लेकर मुख गुहा से लेकर मलाशय तक होने वाली क्रिया है। इसको कहाँ चला गया? पाचक ग्रंथि दोबारा लिखिए। पाचक ग्रंथि में सबसे पहले कौन सी है? लार ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि यकृत, पित्ताशय, आंत्र ग्रंथि, ठीक है। ये 6 प्रकार की ग्रंथि होती है। क्या? ठीक है बच्चों, देख लिया? yes, sir। तो देखो पाचन की क्रिया 2, 6, 7 स्टेप और इन ग्रंथियों के द्वारा ही पूर्ण होती है।
अब हम शुरुआत से समझते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। मुख गुहा से चलते हैं। आहार नाल की लंबाई लिखी थी, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी लेंथ है 32 फुट। कितनी है? और इसको मीटर में लेंगे 9 मीटर, लिख लीजिएगा। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 32 फुट या 9 मीटर। आहार नाल मुख गुहा से लेके मलाशय तक रहती है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम मुख गुहा समझते हैं। ये रही मुख गुहा। इसका दूसरा नाम है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, ठीक है। मुंह में या मुख गुहा में, हमारा मनुष्य का जो मुंह होता है उसमें दांत दिए गए। कितने दांत होते हैं? 32 दांत। 4 प्रकार के दांत होते हैं, 32, ठीक है। चवर्णक, अग्रचवर्णक, रदनक और क्रंतक। ये सभी दांत मिलकर क्या करते हैं? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। जो हम निवाला खा रहे हैं, दांतों का काम होता है उसको पीसना या कूचना, ठीक है, अच्छे से। तो हमने बताया था पाचन एक फिजियो केमिकल रिएक्शन है। तो फिजियो का मतलब फिजिकली हम क्या कर रहे हैं? भोजन के साथ भोजन को चबा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भोजन चबाने के बाद दांतों का काम इतना ही है कि भोजन को चबाना। बाकी का काम करती है उसमें मौजूद लार। क्या करती है? लार। जो स्लाइवा होता है, जो बोलने में भी हमें घिनौना लगता है, लार। मनुष्य की मुख गुहा में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। नंबर 1 होती है पैरोटिड, लिखते जाएं। पैरोटिड सबसे बड़ी होती है। ये लार ग्रंथियां, लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती हैं। लाइट गई तो देखो, लार ग्रंथि जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहले पैरोटिड, पैरोटिड सबलिंगुअल, लिंगुअल, और तीसरी होती है सबमेडिबुलर। सबमेडिबुलर, मेडिबुलर, ठीक है। इन लार ग्रंथियों में सबसे महत्वपूर्ण होती है ये पैरोटिड। पैरोटिड दिख ही नहीं रही। पैरोटिड लार ग्रंथि होती है सबसे बड़ी। कैसी होती है? सबसे बड़ी। और यही लार ग्रंथि सांप में जो होती है बच्चों, जहर ग्रंथि बन जाती है। क्या बन जाती है? जहर ग्रंथि। अगर ये पूछा जाए कि सांप की जहर ग्रंथि कौन सी होती है तो हम कहेंगे पैरोटिड। ये पर्दा लगा लो बेटा, पैरोटिड, ठीक है। तो मुख गुहा में चल रहे हैं हम। मुंह में जब भोजन पहुंचता है तो दांत उसको पीसते हैं, और दांत पीसने के बाद उसमें 3 प्रकार के पाचक रस निकलते हैं। लार में 3 प्रकार के पाचक रस होते हैं। पहला होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ठीक है। दूसरा होता है टाइलिन, और तीसरा डाइस्टेज। टाइलिन और तीसरा डाइस्टेज, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम लोग यहाँ से ना दिख रहा हो तो बाहर सामने आ जाओ फ्रंट पे। भोजन जैसे ही मुख गुहा में पहुँचता है तो मुख गुहा में पाचन होता है लार के द्वारा। किसके द्वारा? लार के द्वारा। प्रत्येक मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर लार बनाता है। कितनी? 1.5 लीटर लार, ठीक है। बच्चों में ये लार और ज़्यादा मात्रा में बनती है। जैसे तुमने बचपन में देखा होगा, कुछ बच्चे लार डालते रहते हैं कद्दू जैसे, देखें मोहल्ले में, उनकी मम्मियाँ रूमाल तक बांध देती हैं, इतनी लार गिराते हैं वो। तो और बच्चा, लार जो होती है एंटीबैक्टीरियल होती है, मतलब भोजन में से जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। जो भी खराबी होती है उसको नष्ट कर देती है। तो मदर नेचर को ये पता है कि जो छोटा बच्चा है ज़मीन पर गिरी हुई चीज़ को कभी भी उठा के खा लेगा। टॉप भी उठाई, मुँह में दे ली, तो उस गंदी चीज़ को मुंह में मौजूद लार जो है उसके जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन्हें समाप्त कर देती है। तो लार में सबसे पहला एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का यही कार्य है कि लार में मौजूद जीवाणुओं को नष्ट करना। कौन सा? लाइसोजाइम। किसका?
लाइसोजाइम। किसका? अधिकतर प्रश्न ये पूछा जाता है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो हमें अब तक टाइलिन ही पता था। टाइलिन पता था? लार में कौन सा एंजाइम होता है? एंजाइम और पाचक रस का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज। लार में कितने एंजाइम पाए जाएंगे? लाइसोजाइम, बोलो, टाइलिन, डाइस्टेज, ठीक है। ये मुखगुहा में हो गया, मुंह में पाए जाने वाले। टाइलिन और डाइस्टेज जो है, देखो लाइसोजाइम का कार्य क्या है बच्चों? भोजन को जीवाणु रहित करना। क्या काम है? भोजन को जीवाणु रहित करना। जैसे तुमने किसान देखा है कभी, जब हम खेतों पर खाना खाते हैं तो हम कभी हाथ नहीं धोते, मिट्टी के हाथों से भोजन कर लेते हैं, तो उसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया चले जाते हैं। तो लार में मौजूद लाइसोजाइम एंजाइम जो है उन्हीं जीवाणुओं को मारता है, ताकि जो उसका मालिक भोजन कर रहा है वो जीवाणु रहित भोजन करे। तो जीवाणु मारना। लाइसोजाइम का कार्य क्या हुआ? किस में से जीवाणु मारेंगे? किस में से? कहाँ पाया जाता है ये? कहाँ पाया जाता है? लाइसोजाइम कहाँ पाया जाता है? और लार कहाँ पाई जाती है? कहाँ पे? मुख गुहा का मतलब मुंह होता है, गुहा माने कैविटी, गुफा जैसी। हम अपने अंदर मोटी घुस लेते हैं, या कभी कभी आम पूरा रख लेते हैं, या रसगुल्ला पूरा चला जाता है, देखा? तो जितना एरिया वो कवर कर लेता है उसको बोलते हैं गुहा। गुहा या कैविटी। क्या बोलते हैं? गुहा या कैविटी, ठीक है। तो मुख गुहा समझ गए? यस सर। मुख गुहा सबसे पहला अंग है पाचन का। दांतों से प्रक्रिया शुरू होती है, दांत भोजन को चबाते हैं और लार उसमें मौजूद 3 एंजाइम उस भोजन को पतला करते हैं। क्या करते हैं? पतला। और पतला करने के बाद वो नीचे हवाले कर दिया जाता है। किसके? ग्रास नली के। ये जो नली है ये वाली, ये कहलाई जाती है ग्रास नली। ग्रास नली, जहाँ से ग्रास माने होता है निवाला, या क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में? कोरा, निवाला। तो निवाला जिस नली से नीचे जाता है उसे बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। तो ग्रास नली का काम होता है बस भोजन को नीचे पहुंचाना, और भोजन आ जाता है हमारा आमाशय या उदर। कहाँ आ जाता है? आमाशय। इसको बोलते हैं उदर या आमाशय। क्या बोलते हैं? उदर। उदर माने जानता, देखो 2 तरह के पेट होते हैं हमारे, एक तो बाहर का पेट ये कहलाता है उदर, और एक अंदर का पेट वो कहलाता है आमाशय, ठीक है। इसलिए गणेश जी को लंबोदर कहते हैं, लंबे उदर वाले। गणेश जी का नाम है लंबोदर, यानी लंबे पेट वाले। उनका पेट बहुत आगे निकला हुआ, देखा? हाँ, तो उदर जो होता है बच्चों, मुख गुहा से पाचन शुरू हुआ, हमने भोजन चबाया, ग्रास नली के द्वारा कहाँ पहुंचा दिया? आमाशय में। आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहले भाग में उसमें HCl मिलता है। क्या मिलता है? HCl। आमाशय में जाते ही भोजन में देखिए यहाँ एक चीज रहेगी, ग्रास नली का नाम है दूसरा ऊसोफेगस। क्या नाम है? ऊसोफेगस। क्या नाम है? ऊसोफेगस का काम होता है कृपानुकुंचन। देखो इसको भी समझाएंगे, क्रमानुकुंचन। अब ये क्या बोला है? क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन का मतलब होता है भोजन को धीरे धीरे नीचे लाना। तुमने देखा कभी खाना खाते ही सीधा पेट में चला जाता है? धीरे धीरे चबाते जाते हैं, धीरे धीरे गटकते जाते हैं, फिर हौले हौले वो हमारे आमाशय तक पहुंचता है। क्योंकि एकदम से ही खाना आमाशय में गिर जाएगा तो पेट हमारा बहुत तेजी से भरेगा। तो ये इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे हम फिसल पट्टी पे फिसलते हैं, धीरे धीरे आते नीचे, और ज़्यादा चिकनी फिसल पट्टी है तो एकदम गिर पड़ेंगे, लेकिन उसमें भी समय लगेगा, ठीक है। तो ग्रास नली ऊसोफेगस का कार्य क्या होता है? भोजन को धीरे धीरे नीचे उतारना। इसको बता के क्या हो? ऊसोफेगस का कार्य क्या है? भोजन को। ऊसोफेगस किसका नाम है? ऊसोफेगस का कार्य है जो भोजन हमने चबाया है उसको धीरे धीरे पेट के हवाले करना। किसके? यानी आमाशय तक लेके आना। अब आमाशय पे आ जाइए आप। ऊसोफेगस की लंबाई होती है बच्चों 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो होती है ऊसोफेगस हमारी, ये
यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 सेंटीमीटर होती है अंदर। ठीक है, ये 2 नलियाँ होती हैं, एक होती है फूड पाइप, एक होती है विंड पाइप, यानी एक श्वास नली और एक भोजन नलिका। अब देखिए यहाँ जो भोजन खाया था हमने उसका नाम बदल जाता है। स्पेशल लेके रखे किनारा गाड़िए। देखिए जो भोजन हमने यहाँ पे खाया था, मान लो मटर पनीर खाया हमने, या रोटी सब्जी खाई, या आलू खा लिए, ठीक है, जैसा हमने भोजन खाया था उसको वापस हाथ में निकाल के देख सकते हैं? नहीं सर। कितना घिनौना गंदा लगता है, लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें ये 3 भाई साहब मिल जाते हैं, लाइसोजाइम, टाइलिन और डाइस्टेज, यानी उसकी केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है भोजन की, तो उसकी भोजन की शक्ल बदल जाती है, और शक्ल बदलते ही उसका नाम पड़ जाता है बोलस। क्या बन जाता है? बोलस। तो खाया था, देखो यहाँ लिखता जा रहा हूँ मैं, भोजन खाया था और भोजन ग्रास नली तक पहुँचते पहुँचते बन गया बोलस। क्या बन गया? बोलस। अभी इसके 2 नाम और बदलेंगे, ठीक है, तो हम भोजन की जगह बोलस कहेंगे कि बोलस का क्या हुआ, अमाशय में पहुंचेगा क्या? बोलस। क्या पहुंचेगा? बोलस। अब अमाशय के 3 भाग होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला म्यूकोसा, फंडिक और पाइडेलिक। पहला भाग कहलाता है अमाशय का म्यूकोसा। चलो हम 3 भाग नहीं पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डायरेक्ट अमाशय ही बता दे रहे हैं। आमाशय में जब बोलस आता है, बोलस क्या था बच्चों? आधा पचा हुआ भोजन। क्या था? कहाँ से आया था ये? मुख गुहा से होता हुआ ग्रास नली से आया था। पहले मुख गुहा में तो डालोगे भोजन, फिर डायरेक्ट ग्रास नली में घुस दोगे। देखिए जब बोलस हमारा आमाशय में आ गया तो यहाँ इसकी मुलाकात होती है HCl से। किससे? HCl से। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन को गलाने का काम करता है, और ज़्यादा गलाने का, और भोजन को कैसा बना देता है? अम्लीय। क्या है ये? तो बोलस यहाँ कैसा हो जाता है? अम्लीय। कैसा हो जाता है? अगर हम ज़्यादा भोजन कर लें, अत से ज़्यादा, तो पेट जो है ज़्यादा HCl निकालेगा। क्या निकालेगा? तो उसे मालूम है कि भोजन ज़्यादा आ गया तो ज़्यादा देर में गलाना, तो ज़्यादा HCl भेजो, और जब ज़्यादा HCl भेजेंगे तो हमें होने लगेगी खट्टी डकार, या उसको बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं? एसिडिटी। पेट में जलन, गैस, उसको बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं? एसिडिटी। और इसको खत्म करने के लिए एक चीज पीते हैं हम, बताओ क्या नाम है उसका? इनो। वेरी गुड। क्या नाम है? इनो। इनो में होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम का दूध, इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया। अब देखिए एक कमाल की चीज समझेंगे हम। पेट में HCl ज्यादा कब निकला था? कब निकला था? जब ज्यादा भोजन कर लिया तो दिमाग ने संकेत दिया कि पेट में ज्यादा भोजन पहुंच गया है, कृपया ज्यादा HCl निकाला जाए। और जब अब से ज्यादा HCl निकल आया तो हमारे खट्टी डकार है और अपच की शिकायत होने लगी। तब हमने खाया इनो। क्या खाया? इनो में था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या था? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको बोलते हैं एंटासिड। एंटासिड या गैस को मारने वाला। तो ये होता है क्षार। क्या होता है? क्षार। और यहाँ क्या था? अम्ल। क्या था? और अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया करके क्या बनता है? अम्ल और क्षार की क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। तो मतलब वो गैस को खत्म कर देता है। क्या कर देता है? तो यहाँ पर हमारी गैस खत्म हो जाती है और बोलस पचना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, गड़बड़ मत करिएगा, भूलिएगा मत। यहाँ तक क्लियर हो गया? दोबारा समझाऊं मैं? रिपीट कर दे रहे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। देखिए मनुष्य का पाचन क्रिया 6 स्टेप में पूरी होती है, जिसमें पहला है मुख गुहा, दूसरा है ग्रास नली, तीसरी है अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। ठीक है, तो हम मुख गुहा में पाचन पढ़ रहे हैं,
ग्रास नली भी पढ़ लिया और आमाशय भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, आमाशय तक भोजन पहुंच गया। बहुत सी चीजें रास्ते में मिली इन्हें। मुख गुहा में जब था तो उसमें 3 चीजें क्या क्या मिली थी? बोलिए, लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज। जब इन तीनों ने मिलकर भोजन को क्या बना दिया? क्या बना दिया? बोलस किसके द्वारा नीचे आया? कहाँ पे आके मिला? आमाशय में। और कौन सा अम्ल मिला? HCl ने इसको और पतला कर दिया। क्या कर दिया? ठीक है, देखना तुमने हम जो आलू या आलू मटर जो खाए थे उनका क्या हाल होगा लास्ट तक। ठीक है, देखते जाना। अब यहाँ आके जो भोजन था, यहाँ लिख ले हम, पहले भोजन था बेचारा अच्छा खासा निवाला, वो बना बोलस। क्या बना? अब बोलस बन गया कायम। कायम, CHYME, कायम में बदल गया, क्योंकि अब भोजन जाएगा छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? मुख गुहा से चलते चलते अब हमारे छोटी आंत में। 3 स्टेप पढ़ लिए हैं, समझ गए ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। पूछ लेंगे? छोटी आंत में भोजन पहुंचेगा, छोटी आंत खत्म होते होते भोजन पूरा कंप्लीट पच जाएगा। तो इसीलिए छोटी आंत में भोजन पचता है। अगर ये पूछा जाए कि मानव का भोजन कहाँ पे जाके पचता है, तो छोटी आंत में। इसीलिए गांव में लोग जो बकरी की आंतों को खाते हैं उन्हें बोलते हैं पचौनी। सुना है तुमने शब्द? पचौनी शब्द इसी से पढ़ा है। जिसमें कंप्लीट पाचन हो जाए वो कहलाता है पचौनी। पचौनी होता है छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला हिस्सा, जिसको बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम। चलो छोटी आंत बनाए हम। पिछला भूले तो नहीं हो? ये है हमारी क्षुद्रांत। क्या है? और क्या नाम है इसका दूसरा? छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। ठीक है, मुख गुहा, ऊसोफेगस, आमाशय, 3 पढ़ लिए। अच्छे से समझ में आ गया? अब छोटी आंत पे आते हैं। छोटी आंत में जो भोजन पहुंचता है उसका नाम क्या होता है? कायम। क्या होता है? कायम। अब बेचारा भोजन जो ठीक ठाक चल रहा था वो यहाँ पे आते आते कायम हो गया। क्या हो गया? कायम। अब देखो छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों? अब तक तो ये सब लोग पचा रहे थे, ऊपर के 3 अंग क्या कर रहे थे? छोटी आंत पचे हुए भोजन का अवशोषण करेगी। क्या करेगी? यानी उसमें से अच्छे अच्छे तत्वों को निकालकर ब्लड में मिला देगी। किसमें? तभी तो हमारा भोजन करना संभव माना जाएगा, सफल माना जाएगा ना। हमने भोजन किया और नीचे मलाशय द्वारा निकाल दिया, क्या फायदा? जब तक भोजन का अवशोषण नहीं होगा तब तक भोजन में से पोषक तत्व नहीं निकल पाएंगे। तो कायम जब छोटी आंत के हवाले किया जाता है तो कायम पचता हुआ यहाँ तक आता है, लास्ट तक लिखेंगे इसमें। अब देखो यहाँ पे 3 ग्रंथियां काम आती हैं। एक तो ये थी लीवर, इसके बगल में छोटी आंत के बगल, इसके बगल में था पित्ताशय। क्या था? पित्ताशय। और यहाँ पे था अग्नाशय। क्या था? अग्नाशय। देखिए अब जब कायम इसमें आ रहा था छोटी आंत में, कहाँ से आया था ये? आमाशय से। कहाँ से? आमाशय से। कायम जब चला के चलो अब छोटी आंत में उसका पाचन होगा, तो छोटी आंत ने मना कर दिया कि मैं नहीं पचाऊंगी। क्यों? क्यों? मैं अम्लीय भोजन को नहीं पचाती हूँ। ठीक है, तो अम्लीय भोजन आ रहा था कायम ऊपर से। तो ये पित्ताशय जो होता है ये बहुत क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। तो ये जठर रस छोड़ता है इसको, और इस कायम को क्षारीय बना देता है। तब इसमें से भोजन निकलना शुरू होता है, पचना शुरू होता है। और ये तीनों ग्रंथियां यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय इसके पाचन को और सहायक करने के लिए अलग अलग पाचक रस और छोड़ती है। लेवसा स्वाहा कर दो। जैसे मान लो हम कहीं तापने के लिए आग पर चल रहे हैं। क्या पर चल रहे हैं? तो ठीक ठाक आग चल रही है, लेकिन ताऊ जी और दादी और अम्मा कुछ लोगों का ना ठीक से जल नहीं रही है। ला ऐसा करो, थोड़ा सा तेल और डाल दें। क्या डाल दें? तेल। और बाबा ने डाल दो कपूर के लिए, कपूर लेने को, और अम्मा ने डाल दो माचिस की तीली। तो क्या होगा? अग्नि और तेज जल जाएगी। तो जो पाचन आसानी से होने वाला था या छोटी आंत में कुछ परेशानियां आती
उन परेशानियों को दूर करने के लिए अग्नाशय, यकृत और पित्ताशय, इन तीनों ने मिलकर अलग अलग पाचक रस छोड़े और भोजन को और ज़्यादा आसान बनाया। अब लिखिए कौन सा रस छोड़ता है। देखो यहाँ 3 पाचक रस मिलते हैं, LAT नाम है उनका, LAT। ये होता है लाइपेज और दूसरा होता है एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये 3 पाचक रस 3 ग्रंथियों द्वारा छोड़े जाते हैं इसकी दीवारों पर, कायम में, किसमें, ताकि पाचन और तेजी से हो सके। ठीक है, अब हमने शुरू में बताया था कि शरीर में 6 पोषक तत्वों में से 3 का ही पाचन होता है। कौन कौन से 3? हाँ, तो देखो लाइपेज करता है लिपिड का पाचन। लिपिड माने फैट, फैट माने वसा। ठीक है, लाइपेज किसको पचाएगा? अब ये किस में से निकल के आएंगे? कायम में है ये चीजें, किस में मौजूद है? कायम में मौजूद है लिपिड, उसका पाचन करेगा लाइपेज। एमाइलेज पाचन करेगा कार्बोहाइड्रेट का, और ट्रिप्सिन पाचन करेगा प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन। तो ये तीनों पोषक तत्व जो हैं, इनका पाचन करने के बाद ये 3 पोषक तत्व 3 ग्रंथि द्वारा छोड़े जाएंगे, वो पाचक रस छोड़े जाएंगे और ये कायम को और ज़्यादा पतला कर देंगे। क्या कर देंगे? छोटी आंत का सबसे लास्ट भाग होता है इलियम। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं ले जा रहा हूँ तुम्हें, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा पाचन तंत्र, ना कन्फ्यूज हो जाओगे। इलियम में पाई जाती है बिलाई। क्या पाई जाती है? बिलाई। छोटे छोटे ब्रश होते हैं, छोटे छोटे ब्रश होते हैं। जो कायम यहाँ पचकर आ रहा था, कायम क्या था बच्चों? पचा हुआ भोजन। भोजन का तीसरा रूप है कायम। पचा हुआ भोजन जो पच के आ रहा था, अब इसका पाचन कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? यानी पचाने की प्रक्रिया खत्म। अब क्या होगा? अब होगा अवशोषण। क्या होगा? कि हाँ साहब, भाई साहब पाचन हो गया, हाँ ठीक है, अब हमें दे दो क्या क्या है तुम्हारे पास। तो जो कायम पचा हुआ आता है उसमें होते हैं बहुत सारे पोषक तत्व। तो उन पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं छोटी आंत के निचले भाग में पाई जाने वाली बिलाई। क्या पाई जाती है? बिलाई। बिलाई एक छोटे छोटे ब्रश होते हैं, छोटी ब्रश, टावल देखिए आपने, तौलिए में जो संरचनाएं होती हैं वो होती हैं बिलाई। छोटी आंत के निचले भाग में पाए जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पूरी छोटी आंत में नहीं बिलाई, छोटी आंत के इलियम वाले भाग में। इसके देखो ड्यूडेनम, जूजेनम और इलियम 3 भाग होते हैं, जिसमें तीसरा भाग होता है इलियम, जिसमें पाई जाती है बिलाई। तो बिलाई का कार्य क्या होता है? भोजन से अच्छे अच्छे पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेना। जैसे इसको ऐसे समझिए, मम्मी जब घर पे मट्ठा चलाती है, देखिए तुमने, काफी देर तक रही चलाने के बाद लास्ट में वो उस स्टेप पे पहुंचती है जब उसमें से लौनी निकलती है। क्या निकलती है? तो वो लौनी को निकाल लेती हैं। इसका मतलब मम्मी जो काम कर रही हैं वो बिलाई का काम कर रही है। किसका? यानी मट्ठे का जो सबसे बढ़िया पोषक तत्व था वो था बसा या लौनी, उसको मम्मी ने हाथ से निकाल दिया। और उससे पहले जो प्रक्रिया हुई थी, उन्होंने जो कायम यानी भोजन था उसको पचने दिया, अच्छे से चलाया। चलाने के बाद लास्ट में जो लौनी बनी या जो पोषक तत्व तो बने, वो किसके द्वारा अवशोषित कर लिए गए? बिलाई के द्वारा। बिलाई कहाँ मौजूद है? इलियम में। इलियम किसका हिस्सा है? छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला हिस्सा। छोटी आंत में कौन कौन से 3 एंजाइम छोड़े जाते हैं? एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज बोलो, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज किसे पचाता है? और एमाइलेज और ट्रिप्सिन। क्लियर है? ज्यादा नहीं खींच रहे हम, शॉर्टकट में लेके चल रहे हैं।
अब देखिए छोटी आंत का पाचन खत्म, हमने 4 स्टेप पूरे कर लिए। छोटी आंत के बाद आएगी बड़ी आंत, यहाँ भोजन का नाम बदल जाएगा, अब ये हो जाएगा काइल। क्या हो जाएगा? काइल। बड़ी आंत में केवल एक ही चीज का पाचन होता है। बड़ी आंत के इस हिस्से पे एक छोटी सी ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ये मनुष्य का अवशेषी अंग है। सुना है किसी ने? अगर ये पूछा जाए अवशेषी अंग किसे कहते हैं कि जो शरीर में हो तो सही लेकिन उनका कोई कार्य ना हो, तो उन्हें कहेंगे हम अवशेषी अंग। क्या कहेंगे? अब हम मुख गुहा से चले थे, मुख गुहा के बाद ऊसोफेगस, ऊसोफेगस के बाद अच्छा आमाशय। क्या? आमाशय के बाद छोटी आंत के बाद बस बड़ी आंत पे आ गए, यहीं रुक जाओ। बड़ी आंत पे केवल एक ही चीज का पाचन होता है, अवशोषण होता है, वो है जल यानी पानी। पानी का अवशोषण होता है। किसका? पानी का अवशोषण। बड़ी आंत में जब भोजन पहुंचता है तो वो कायल हो जाता है। क्या हो जाता है? कायल। अब इस कायल में से बड़ी आंत जो अनावश्यक जल होता है, क्या होता है? उसको अवशोषित कर लेती है। इसमें भी बिलाई पाई जाती है। जहाँ भी अवशोषण शब्द पाया जाएगा वहाँ बिलाई पाई जाएगी, बिलाई ही अवशोषित करेंगे। ठीक है, बड़ी आंत में बिलाई पाई जाती है और बिलाई अवशोषण करती है जल का। किसका? और जल के बाद लास्ट में जो अंतिम प्रोडक्ट बचता है उसको कायल बोलते हैं या मल बोलते हैं या लेटरिन, कुछ भी कह लो। ठीक है, ये वेस्ट मटेरियल होता है जो गोदा द्वारा यानी लेटरिन के रास्ते द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो जाता है मनुष्य का कंप्लीट पाचन। ठीक है, दोबारा समराइज करेंगे हम कहाँ से क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है ना? बड़ी आंत में क्या हुआ है? जल का अवशोषण। क्या हुआ है? अवशोषण और पाचन में अंतर है। ठीक है, पाचन का मतलब ये है, देखो इसको ऐसे समझिए, कुछ चीज़ें हम ऐसे ही खा लेते हैं बिना चबाए, जैसे कि चावल भी चबाने पड़ते हैं। केला है, अक्सर केला सटका जा सकता है, और दलिया, दही या दूध या चाय, ये डायरेक्ट कंज्यूम कर ली जाती है। क्या कर ली जाती है? डायरेक्ट ले ली जाती है। जिन चीज़ों का पाचन होता है, ये सबसे आसान तरीका है समझने का, जिन चीज़ों का पेट में पाचन होने वाला है वो चीज़ें दांतों के द्वारा चबाई जाएंगी। ध्यान रखना। अब तुम देख लो, चना, मटर, मूंगफली, फल, जितनी भी चीज़ें होती हैं सब चबाई जाती हैं। तो इन सब चीज़ों में 3 चीज़ें प्रमुख होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का ही मनुष्य के पेट के 6 स्टेप द्वारा पाचन किया जाता है। बाकी की बची 3 चीज़ें, खनिज लवण, विटामिन और जल, इन सब का क्या होता है? अवशोषण। क्या होता है? तो बड़ी आंत किसका अवशोषण करती है? किस में से करती है? कायल में से। किस में से? चलो अब मेरे साथ बोलेंगे सो टॉपिक क्लियर हो जाएगा कंबाइंड। सबसे पहले पाचन कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से? कहाँ से? उसके बाद कहाँ पहुँचा? कहाँ पहुँचा? नाम क्या हुआ इसका? क्या हुआ नाम इसका? क्या हुआ? क्या हुआ? उसके बाद अमाशय। अमाशय में क्या मिला इसके साथ? क्या मिला? अमाशय से कहाँ पहुँचा? कहाँ पे? छोटी आंत में क्या कहलाया? क्या कहलाया? क्या कहलाया? अच्छा, छोटी आंत में कौन कौन से पाचक रस मिले थे बताओ? 3 मिले थे, LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। LAT मिल गए इसमें, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। इन्होंने क्या किया था? हाँ, पाचन किया था। ठीक है, और छोटी आंत के बाद कहाँ आया? बड़ी आंत।
बड़ी आंत में क्या नाम हो गया? क्या हो गया? और लास्ट में मलाशय द्वारा निकाल दिया गया बाहर। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, तो ये बहुत सा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक मैंने शॉर्टकट में समझाया कक्षा 8 के लेवल से। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बीच में डिस्टर्बेंस भी हुआ। पढ़ते रहिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी पढ़ाई कैसी लग रही है। थैंक यू।